अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लास्ट डे लीन प्रोडक्शन पे। तो अभी हम इस पे बात लास्ट डे हमने इसको सिर्फ जस्ट डेफिनेशन स्टार्ट किया था। आज हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे आपके साथ। मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ आपके लिए, जस्ट इन अ मोमेंट ये आपके सामने आ जाएगी। मुझे फाइल खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेट मी सी, मैं दूसरे कंप्यूटर से ऑन करता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे। जस्ट इन अ मोमेंट जी, मैं फाइल आपके सामने ला रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट लगेगा मुझे इसको सामने लाने में। जी, तो आज हम असल में बात करने वाले हैं लीन प्रोडक्शन के ऊपर। लीन प्रोडक्शन के हवाले से कल बात यहाँ से शुरू की थी मैंने कि जैसा कि इसके नेम से जाहिर हो रहा है, लीन प्रोडक्शन एक फ़िलॉसफी है जिसके तहत हम एक बड़े मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत सिस्टमेटिकली वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। ये वेस्ट मल्टीपल सेंस में है। जैसे कि आप यूँ समझ लें कि हम इसके अंदर जो है रॉ मटेरियल का वेस्ट सेव करेंगे, वो जो कंपोनेंट हम ज़ाया कर रहे हैं, वो जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं ये हम इसको जो है रिजॉल्व करेंगे।
जी, आपका जवाब बिल्कुल आप सही परसीव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बात कह रहा था कि सिस्टमेटिकली हम वेस्ट को रिमूव करते हैं, और वेस्ट को रिमूव करने से ऑब्वियसली हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, यानी हमें कॉस्ट कम बेयर करनी पड़ती है। एक्चुअल बात ये है कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, कॉस्ट को जो है वो कम से कम करना होता है। अगर हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इससे अल्टीमेटली हमारी क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। वेस्ट का मतलब ये भी है कि कुछ ऐसे पुर्जे नहीं बनाएंगे या ऐसे कंपोनेंट नहीं बनाएंगे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो वर्कआउट ना कर सकेंगे, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अपना काम पूरी तरह ना कर सकें, तो ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली इससे जो है हमारा काम जो है वो बेटर होगा, और कॉस्ट भी कम करेंगे, क्वालिटी भी बेटर करेंगे, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि लीन प्रोडक्शन इज एन अप्रोच टू मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन कटिंग आउट वेस्ट। इसका मकसद ये है कि वेस्ट को कम से कम करें। ये मैंने गूगल से पिक किया इसको, कि वेस्ट को कम से कम किया जाए, वाइल एज इंश्योरिंग क्वालिटी इंश्योर रहे लेकिन वेस्ट कम हो जाए। दिस अप्रोच कैन अप्लाई टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये अप्रोच जो है तमाम एस्पेक्ट्स बिजनेस के उन पे अप्लाई हो सकती है, चाहे आप डिज़ाइन की बात कर लें, थ्रू प्रोडक्शन की बात कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, या फिर लीन प्रोडक्शन जो है इसका एम जो है वो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को कम करना है, बाय मेकिंग बिजनेस मोर एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट, ताकि मार्केट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सके। तो हम इस टेक्निक को जो है वो लीन प्रोडक्शन का नाम देते हैं। नहीं रुतबा, अगर आप कहेंगे ये जो वेस्ट का वो कॉन्सेप्ट है वो इससे रेलेवेंट तो है, लेकिन बात ये है कि अगर हम चीज़ों में जो है वेस्ट करते रहेंगे और चीज़ बनाएंगे वो गलत होगी। कपड़े की कटिंग कर रहे हैं फ़र्ज़ कीजिए, और आप उसके अंदर कपड़ा वेस्ट कर रहे हैं, तो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं अल्टीमेटली। दूसरी बात ये है कि जब हम इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो असम्बलिंग के दौरान बहुत सारा चीज़ें ख़राब निकल आएंगी। जैसे मैं कोई स्विचेस बना रहा हूँ या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहा हूँ, चलिए टेलीफोन असम्बल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने कुछ कंपोनेंट बनाए जो इंफीरियर क्वालिटी के थे। प्रोसेस के दौरान वो वेस्ट हो गए, यानी ख़राब निकले। अब वो वेस्ट बढ़ गया ना मेरा। अब जब वेस्ट बढ़ गया तो वो पुर्जे मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो वही बात आ गई जिससे पहले आई थी कि कॉस्ट मेरी बढ़ गई, वो पुर्जे मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे, रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी, मशीन दोबारा चलानी पड़ेगी, वर्कर को दोबारा हायर करना पड़ेगा मुझे। तो ये वो बात हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले ही काम इतना अच्छा करो, डिज़ाइन ही इतना अच्छा रखो कि ना आपका वक्त ज़ाया हो, ना आपका मटेरियल ज़ाया हो, ना आपके कंपोनेंट में कोई खामी निकले, जिससे कि आपके वो कंपोनेंट जो किसी चीज़ को संभल करने के लिए बनाए थे वो वेस्ट ऑफ हो जाए, वो ज़ाया हो जाए, और वो दोबारा सिरे से बनाने पड़े। तो आई थिंक अब बात आपको क्लियर है शहरोज खान। जी, तो आई होप कि अब बात आपको क्लियर है। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ जाती है कि लीन प्रोडक्शन जो है ये टेक्निक आज से 80 साल पहले टोयोटा ने अडॉप्ट की थी, और उसकी वजह से टोयोटा ने अपने वेस्ट को कम किया, और इससे अपनी क्वालिटी को बेहतर किया। और नतीजा ये हुआ कि जो उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट्स हैं या अमेरिकन कंपेटिटर्स हैं उनको उन्होंने जो है वो चैलेंज दिया, और आज टोयोटा जो है वो बड़े अच्छे मुकाम पे खड़ी है। और यू कैन से कि आज टोयोटा जो है इज द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर, एक बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है मार्केट में। लिहाजा हमें जो है वो इसके ऊपर एक प्राइड है कि इतना अच्छा ब्रांड डेवलप हुआ है, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ वर्किंग के उन्होंने
जो है इसी प्रोसेस को आज से 80 साल पहले पिक किया था और इससे इन्होंने क्वालिटी को बेटर किया। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो जो स्टूडेंट्स बहुत सारे सवालात करते हैं, तो अभी कोई भी डेफिनेशन ही आती है तो आप कहते हैं इस टॉपिक का इससे फ़र्क बता दें, इस टॉपिक को इससे मुआवजा कर दें, इस टॉपिक का इससे कंपैरिजन कर दें। वाई यू आर इन अ हरीड प्रोग्राम, आप थोड़ा सा वेट करें, टॉपिक को आगे चलने दें, बहुत सारे सवालात के जवाब वैसे ही मिल जाएंगे आपको। तो वी शुड नॉट बी हरी, हमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से आपके कुछ सवालात के जवाब यहाँ से मिलेंगे कि क्वालिटी का मैटर रिलेटेड है लीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ या लीन प्रोडक्शन के साथ, जिसमें हम कॉस्ट को भी मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, डिलीवरी टाइम भी अपना बेहतर करेंगे, जस्ट इन टाइम जो है वो रॉ मटेरियल लाएंगे, जस्ट इन टाइम हम जो है बाइंग करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा, कॉस्ट भी सेव होगी। अगर आप इससे भी आसान वे में सोचना चाहते हैं तो यूँ समझिए कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे वो वैल्यू जो कि कस्टमर को रिक्वायर्ड है, आइडेंटिफाई कस्टमर एंड स्पेसिफाई वैल्यू, आइडेंटिफाई करेंगे हम मैप स्ट्रीम कि हमें जाना कहाँ पे, क्रिएट करेंगे एक फ़्लो और उस फ्लो के अंदर हम एलिमिनेट करेंगे चीज़ों के ज़ाया होने को, से बचाएंगे उससे, ठीक है, और रिस्पॉन्ड करेंगे कस्टमर पुल को, और प्रेशर और परस्यू करेंगे हम परफेक्शन को। नतीजा ये कि परफेक्शन तक हम जाएंगे जब, तो अल्टीमेटली एक तो ये बात है कि हम कोई भी प्रोसेस करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि उसके अंदर कोई डिफेक्टिव पार्ट ना बने, डिफेक्टिव पार्ट ना बने, डिफेक्टिव पार्ट बनेगा, डिफेक्टिव डिक्लेयर होगा, वेस्ट बढ़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, वेस्ट बढ़ेगा, रीस्केजुअल करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ दोबारा फिर लेबर कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, प्लांट की कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, तो इससे भी एनर्जी वेस्ट भी बढ़ेगा और आपका पोटेंशियल वेस्ट भी बढ़ेगा। तो अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वैल्यू को, तो हम सोचें कस्टमर को स्पेसिफाई करें वैल्यू क्या चाहिए, उसके लिए हम एक मैप बनाएं, एक तरीका कार या एक रास्ते का अडॉप्ट करें, देखें कि कहाँ पे क्रिएट फ्लो बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट, के एलिमिनेट कहाँ कहाँ है, हम उसको वेस्ट कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और कस्टमर को रिस्पॉन्ड करें और एक परफेक्शन की तरफ जाएं और इस अमल पे मुसलसल काम करते रहें। तो इससे अल्टीमेटली हम इसे कह सकते हैं, यह है लीन थिंकिंग, ठीक है। तो आपने क्या क्या सेव किया, आपने प्रोसेस ऐसे चलाया जिससे डिफेक्टिव पार्ट ना पैदा हुए, तो आपका मटेरियल वेस्ट कम हो गया, आपका टाइम वेस्ट कम हो गया, आपका जो है वो रिस्केजुलिंग वेस्ट कम हो गया, आपका लेबर वेस्ट कम हो गया, और आपका जो है वो रिप्रोडक्शन के ऊपर जो कॉस्ट बेयर होगी वो अलहदा है, वो भी कम हो जाएगी। तो ये है जिसको हम लीन प्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ से जिसके अंदर हम एक आसान सी बात यहाँ पे कहते हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग, a lean production is a production method derived from Toyota's 1930s operational model, the Toyota way। इसका नाम क्या था, एक मुहावराती नाम इसका, द Toyota's way। टोयोटा ने जो रास्ता अडॉप्ट किया वो है लीन प्रोडक्शन। जी, अब यहाँ तक आपके जो सवालात हैं उनको देखते हैं कि कहाँ तक क्लियर हुए हैं, लेकिन टॉपिक शुरू होते ही सवालात जो है फौरी तौर पे ना कर दें, चूँकि जब तक हम टॉपिक थोड़ा सा बेस नहीं बना देते उससे पहले आप खुद से कोई चीज़ मुआवजा नहीं कर सकते। ठीक होगी बात। जी, शहरोज़ खान जो है बिल्कुल फ़र्क है, रीडिज़ाइन कुछ और चीज़ है और वेस्ट कुछ और चीज़ है। वेस्ट में हो सकता है कि आप रीडिज़ाइन ना करें, जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उनकी केयर करें, ठीक है ना? कि वेस्ट जो है वो लाजिम तो नहीं प्रोसेस चेंज करने से कम होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कोई इंटेंशनली अनइंटेंशनल मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से मसला गड़बड़ हो रहा है, तो हम उससे भी तो ठीक कर सकते हैं इसको, कि लाजिम है प्रोसेस ही चेंज किया जाए। क्या ख्याल है?
चलें हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको और नज़र आ जाएंगी जो इससे वाबस्ता है। मिसाल के तौर पे कौन सा वेस्ट एलिमिनेट करने जा रहे हैं जी। पहले तो सवाल पूछ लेते हैं जी। जी शारों, सब क्लियर है आपको? आर यू लिसनिंग? जी बच्चे, अब बात यहाँ से शुरू कर देते हैं कि वेस्ट कौन सा एलिमिनेट कर रहे हैं। इससे आपके जहन में उभरने वाले बाकी सवाल भी हल हो जाएंगे। सबसे पहली बात, हम जिस वेस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं उसमें इन्वेंट्री होल्डिंग है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम गैर ज़रूरी तौर पे परचेजिंग करें, अननेसेसरी रॉ मटेरियल ख़रीदें, क्योंकि जितनी देर हम अननेसेसरी मटेरियल होल्ड करेंगे उसके लिए हमें स्टॉक की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्टॉक को मैनेज करने के लिए स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैनेज करने के लिए पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि गैर ज़रूरी तौर पे जो रॉ मटेरियल है उसको ख़रीदते ही नहीं है। वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स ये ज़रूरी है, इनको हम होल्ड कर लेते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे हम इनमें से किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करते। ठीक है। वेटिंग डिलेस, आइडल टाइम, वैल्यू इज नॉट एडिड टू द प्रोडक्ट। वेटिंग टाइम और आइडल टाइम डिलेस जो हैं ये जो भी हैं शुड नॉट बी एडिड टू द प्रोडक्ट। हमें ये जिम्मेदारी जो है ये सप्लायर पे डालनी चाहिए कि वो टाइमली हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, और हमारा जो मशीन साइकिल है वो रुकना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर कि वो इंश्योर करे कि रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो प्रोडक्शन के वक्त दस्तयाब हो, वो उस वक्त प्रोडक्शन के वक्त दस्तयाब हो, और किसी भी तरह से जो हमारा काम है वो रुकना नहीं चाहिए ताकि आइडल टाइम डिलेस पैदा ना हो। अगर हम इन्वेंट्री रखेंगे, होल्ड करेंगे, तो इससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है। अगर हम टाइम एंड डिलेज मैनेज करते हैं तो उसके अंदर भी आपका नुकसान है। लेकिन अगर डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस किए गए तो उससे भी हमारा जो स्क्रैप है वो ज़्यादा होगा और हमें दोबारा काम करना पड़ेगा। ये बेसिकली आइडिया है जिसके लिए हम लीन प्रोडक्शन करते हैं। एफर्ट ऑफ एक्शन ऑफ पीपल इक्विपमेंट डेट डू नॉट ऐड वैल्यू, तो हमें वो एफर्ट भी निकाल देनी चाहिए जो एफर्ट लोगों की हो या इक्विपमेंट की हो जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रही या रिक्वायर्ड वैल्यू एडिशन नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये होगा, पहली बात तो ये है कि हमें होल्डिंग करना नहीं चाहिए, अननेसेसरी मटेरियल परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि करेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर हम टाइम वेट एंड आइडल टाइम रखेंगे उससे भी हमारी कॉस्ट में इजाफा होगा। और डिफेक्टिव यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपको नए सिरे से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और एफर्ट जिन लोगों की नहीं कोई रंग ला रही, यानी एफर्ट कर रहे हैं वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, तो ये भी तो वेस्ट है ना। इसका क्या फ़ायदा? इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, डिलेज इन द ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी हैंडलिंग, ये भी एक मसला है, इससे भी वेस्ट बढ़ रहा है। अब अंदाज़ा हुआ कि अगर इन्वेंट्री फालतू पड़ी है तो ये वेस्ट है, अगर वेटिंग टाइम डिलेज है तो ये वेस्ट है, अगर डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये वेस्ट है,
और अगर तुम कोई ऐसी एफर्ट कर रहे हो जिससे फ़ायदा कोई नहीं हो रहा तो ये भी वेस्ट है। और अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन डिले कर रहे हो जिससे कोई वर्थ ऐड नहीं हो रही तो ये भी डिले का हिस्सा है। अब आ जाता है ओवर प्रोसेसिंग, अननेसेसरी स्टेप डू नॉट ऐड वैल्यू। ऐसे स्टेप्स जो वैल्यू ऐड नहीं करते उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। अननेसेसरी स्टेप डू नॉट ऐड वैल्यू। ओवर प्रोसेसिंग, गैर जरूरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम हाँ प्रोसेस चल रहा है, दे कुछ नहीं रहा, ये भी वेस्ट है। तो अब आई थिंक ये आइडिया और क्लियर हो गया कि वेस्ट को एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं और वेस्ट को एलिमिनेट करने का हमें फायदा क्या होगा। जी प्लीज। जी, दोनों सेंस में आप कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इनबाउंड भी होती है और आउटबाउंड भी होती है, दोनों होती हैं। और तो आप जानते हैं दोनों तरह की होती हैं। इनबाउंड एंड आउटबाउंड बोथ बोथ आर द इन्वॉल्व इन दैट, दोनों शामिल। अब यहाँ तक हमें ये समझ आ गया कि वेस्ट टू बी एलिमिनेट क्या करना है। अब बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक, खसूसियात क्या हैं इसकी। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है इम्प्रूव प्रोडक्शन स्केड्यूल, कि हमें प्रोडक्शन स्केड्यूल को इम्प्रूव करना है। प्रोडक्शन इनिशिएटेड बाय कस्टमर डिमांड rather than ability to the capacity। तो हमें इम्प्रूव करना है, अब इम्प्रूव प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग करनी है, एक ऐसी स्केड्यूलिंग जो इनिशिएट करती है कस्टमर डिमांड को rather than ability and capacity to produce। प्रोडक्शन इज डिमांड पुल नॉट सप्लाई पुश। कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो डिमांड पुल होनी चाहिए, कस्टमर पुल होनी चाहिए, ना कि सप्लाई पुल होनी चाहिए। सप्लाई पुल का मतलब आप यहाँ समझ रहे हैं कि हम खाम खा ओवर प्रोडक्शन क्यों करें, हम खाम खा ओवर प्रोडक्शन क्यों करें, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों करें जो बातज़ा सेल ना हो सके। और जब वो प्रोडक्शन सेल नहीं हो सकेगी तो नेचुरली वो कॉस्ट सारी आके हमें पड़ जाएगी कि चूंकि हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सके, बेच नहीं सके। तो हमें सप्लाई पुश नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डिमांड पुल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि डिमांड के मुताबिक हमें जो है इसको मैनेज करना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो कैपेसिटी है अकॉर्डिंगली क्या होगी, दिस विल बी डिमांड पुल रादर सप्लाई पुल। तो पुश, तो हमें डिमांड पुल यानी जितनी कस्टमर कहता है, जितनी हमारी फोरकास्टेड डिमांड है, तो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक पैदा करेंगे और जितनी ज़रूरत है उतना पैदा करेंगे। फालतू चीज़ों की प्रोडक्शन करके खामखा गोदामों को भर के रखेंगे नहीं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द फर्स्ट थिंग विच कॉल्ड इम्प्रूव प्रोडक्शन स्केड्यूल। ठीक है, यानी हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन करो, ना कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपने पास बहुत बड़ा बल्क इकट्ठा कर लेना चाहिए। ऐसा बल्क नुकसानदेह होगा कई सेंसेस में। मिसाल के तौर पे इसका एक बड़ा नुकसान हमें ये होगा कि हमारा बहुत ज़्यादा कैपिटल इसमें स्टक हो जाएगा, हमारा पैसा जो है बहुत ज़्यादा इसमें ब्लॉक होगा और हम इससे कोई नेट गेन नहीं कर सकेंगे, बल्कि इतनी देर जो पैसा स्टक रहेगा या हमारा कैपिटल स्टक रहेगा वो हमारे लिए फाइनेंशियल वेस्ट या फाइनेंशियल लॉस का उसमें नहीं। Small batch production or continuous production. Production is based on customer demand, resulting high flexibility and responsive process. हमें अपने प्रोसेस को कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन टेक्निक पे चलाना है या स्मॉल बैच प्रोडक्शन करनी है। ये दोनों फैसले हमें इस बुनियाद पर करने हैं कि कस्टमर की डिमांड कितनी है, कस्टमर कितनी प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है, और हमें इसे हाईली फ्लेक्सिबल
एंड रिस्पॉन्सिव रखना है, हाईली फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव रखना है, ना कि हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अपने काम पे डिटरमेंट हो के एक ही बात को मल्टीपल वेज में डील करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इससे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम मल्टीपल वेज में काम करें, बल्कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हम जो है वो बजाय इसके कि बल्क से बल्क बना के रखें, हमें जितनी डिमांड आ रही है हम उतनी ही रिस्पॉन्सिवली प्रोडक्शन करेंगे और अपने वसाइल को महफूज करेंगे और वेस्ट करने से बचेंगे। अच्छा, अब बात आ जाती है ये कि मुझे जो है एक मिनट, एक सवाल है, मैं देख रहा हूँ इसका यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब दूसरी जो चीज़ है आ जाती है वो ये है कि जो हम बात करें continuous improvement, the company continually find ways to reduce process times। कंपनी मुसलसल एक कॉन्टीन्यूस बेस पर कोशिश करती है कि वो वेज फाइंड आउट किए जाएं जिससे प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। मुसलसल इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं। जैसे ए मल्टी स्किल्ड ट्रेन्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास अगर एक मल्टी स्किल्ड ट्रेन्ड वर्कफोर्स है तो वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये बात ठीक है अपनी जगह के, जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने अपने काम में ज़्यादा माहिर होते हैं, लेकिन अगर वेल ट्रेन्ड मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स आपके पास हो तो आप उसे कई मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह थोड़े लोगों में आपका ज़्यादा काम चल जाता है, यानी आप थोड़े से लोगों की मदद से बहुत ज़्यादा वर्किंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। यू आई मीन से कि वर्किंग जो है वो करने के लिए हमारे पास जो तादाद में लोग हैं वो बेशक थोड़े कम भी हों तो हमारा काम चल जाता है, चूँकि हम उन लोगों को मल्टीपल साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट के मैदान में जो एक कैप्टन है, अगर उसके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर हैं तो वो डिफरेंट फील करता है। लेकिन अगर उसके पास 2 या 3 अच्छे ऑलराउंडर हों जो दोनों साइड काम कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो उसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। फिर उसके पास बहुत बेहतरीन चॉइसेस होती हैं और वो आप ये कह सकते हैं कि बेहतरीन ना कहें, चलें आप ये कह लें कि उसके पास अल्टरनेट ज़्यादा आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर जो है वो एक बंदा एक से ज़्यादा फील्ड में एक्सपर्ट है तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक काम से दूसरे काम पे मूव कर सकते हैं और इस तरह इस फ्लेक्सिबिलिटी का हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है मशीन टूल्स एंड पीपल यूज टू मेक आइटम आर लोकेटेड क्लोज टूगेदर। कि हम जो है वो मशीन टूल्स पीपल जो काम करते हैं, आइटम्स चीज़ें बनाते हैं, हम उन्हें लोकेट कर देते हैं क्लोज टूगेदर, वो एक ही जगह पे। एडवांटेज इसका डेफिनेटली हमें यह होता है कि हम इससे ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकते हैं और हम जो है वो ज़्यादा रूम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वी डोंट नीड टू हैव अ टू मच बिल्डिंग स्पेस, जिससे हमारा जो है वो रेंटल कॉस्ट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन द लोकेशन वो कम हो जाता है। और फिर क्वालिटी एट सोर्स रिड्यूस रीवर्किंग। अगर हम सोर्स अच्छा ले आए, सोर्स मटेरियल हमारा अच्छा हो तो हमें रीवर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पार्शली कुछ काम अगर आपको हो अच्छे हो रहे हैं और कुछ काम अच्छे नहीं हो रहे तो अल्टीमेटली आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको वो काम जो है वो रीवर्क करना पड़े उसके ऊपर। और फिर अगर आपके पास एक क्लीन एंड ऑर्डरली वर्कफोर्स है तो नतीजा ये होता है कि आपके कामों में हैसल्स नहीं होते। अगर आपकी एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ जगह जगह
चीज़ें जो है वो बिखरी पड़ी हैं, वर्क डिसिप्लिन नहीं है, लुब्रिकेंट्स गिरे हुए हैं, तो आपको और बड़े आराम से साल में 2 मेजर जो है एक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें कंपनी इमेज लॉस है, एम्प्लॉयज़ का लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। तो ये सारे मसले जो आपके वो हल हो जाते हैं अगर ऑर्डरली वर्क फोर्स हो, नीट एंड क्लीन वर्किंग इन्वायरमेंट हो। हम शुरू से रिपीट करते हैं, पहली बात ये है कि हम अपना प्रोडक्शन स्केड्यूल बेहतर करेंगे। जैसे जैसे डिमांड आएगी प्रोडक्शन करेंगे, ना कि हम सप्लाई पुश तरीका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हम चाहे स्मॉल बैच इस्तेमाल करें या कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन करें, हम बेस करेंगे कस्टमर कितना डिमांड कर रहा है, ना कि हम खाम खाम में फजूल प्रोडक्शन करके बैठ जाएं। हम कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे कि मुसलसल अपने आप को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएं, और मल्टी स्किल और ट्रेंड वर्कफोर्स जो है हमें फ्लेक्सिबिलिटी देगी, चूँकि फिर हमें ज़्यादा वर्कर्स की बजाय तादाद में थोड़े वर्कर भी कई काम सर अंजाम दे सकेंगे। मशीन टूल्स और इक्विपमेंट जो है हम क्लोज़र प्लेस करते हैं एक दूसरे के, जिससे रूम और स्पेस कम कॉस्ट करती है, और क्वालिटी ऑफ सोर्स जो है वो रिड्यूस होती है, जिससे रीवर्किंग की ज़रूरत नहीं रहती, और एक क्लीन और ऑर्डरली वर्क प्लेस बन जाती है जिसके अंदर हादसात कम होते हैं, वर्किंग बेटर होती है, और डिसिप्लिनरी वायलेशन कम होते हैं, जिससे नुकसानात और वेस्ट और कम हो जाता है। Just a minute, I want to see the question. नहीं, देखिए, एक जैसे नहीं है। ऊपर वाले में आप ये स्केजुलिंग के एतबार से बात कर रहे हैं, नंबर वन में आप स्केजुलिंग के एतबार से कर रहे हैं कि स्केजुलिंग इस तरह करेंगे जैसे कस्टमर डिमांड होगी, हम सप्लाई पुश पे नहीं जाएंगे। और दूसरा पॉइंट जो है वो प्रोडक्शन ऑप्शन के मुताबिक है कि हम बैच प्रोडक्शन लेंगे, स्मॉल बैच, या हम लेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस। ये दोनों ही हम फैसला करेंगे डिमांड के मुताबिक। तो ये एक बड़ा फर्क है दोनों में। मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये कहते हैं कि हम ज़ीरो इन्वेंट्री करेंगे, जस्ट इन टाइम परचेजिंग, एलिमिनेट वेस्ट। जस्ट इन टाइम हमारा जो प्रोडक्शन साइकिल है वो चल रहा है, हमारी मशीनें चल रही हैं, हम जिम्मेदारी लगाएंगे सप्लायर की कि जहां हमारा काम हो रहा है वहां पे डायरेक्ट ही मटेरियल पहुंचाए, और हम अपनी इन्वेंट्री को टेक ओवर नहीं करेंगे। ये अप्रोच आईबीएम ने पिक की, कॉस्ट मिनिमाइज की। ये अप्रोच डेल ने पिक की, उन्होंने कॉस्ट मिनिमाइज की। टोयोटा ने इसके ऊपर काम किया, कॉस्ट को मिनिमाइज किया, कि खामखा फजूल में पुर्जे खरीद खरीद के रखने का कोई फायदा नहीं है। पुर्जा उसी वक्त लेकर आओ जब प्रोडक्शन हो रही है, और सप्लायर की जिम्मेदारी लगाओ कि तुम हमारे प्रोडक्शन साइकिल को रुकने भी नहीं दोगे, और टाइमली हमें रॉ मटेरियल आके पहुंचाओगे, देके जाओगे। इस तरह जीरो इन्वेंट्री होगी हमारी। ना तो हमें स्टॉक की कॉस्ट बेयर करनी है, ना इन्वेंट्री का कोई हमें स्टाफ रखना है, ना इन्वेंट्री की कोई काउंटिंग करनी है, और ना ही उसको पिकअप करने के लिए एक बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है हमें। लेकिन जरूरी बात, बहुत जरूरी बात, जीरो इन्वेंट्री कर देना सिर्फ काफी नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जीरो वेटिंग टाइम भी करना। यानी जब हमारा प्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, वर्क कॉन्टिन्यूस है, प्रोसेस चल रहा है, तो जो डिमांड फॉर मटेरियल फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दस रिड्यूसिंग द लीड टाइम, हमें लीड टाइम को कम करना है। हमें प्रोडक्शन जो है वो जो हो रही है उसके लिए मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए जब हमें चाहिए। हमें ज़ीरो वेटिंग टाइम चाहिए, हमारी मशीन का साइकिल या पहिया रुकना नहीं चाहिए कि हम स्टॉप करके वेट कर रहे हो कि मटेरियल आता है तो काम होगा, बल्कि हमें मटेरियल वहाँ पे मौजूद चाहिए कि जैसे ही हमें ज़रूरत पड़े, दैट मस्ट बी अवेलेबल, और हमारा मशीन का पहिया रुकना नहीं चाहिए। तो इसको हम कहेंगे, एक तो ज़ीरो इन्वेंट्री है, और एक जो है आपका ज़ीरो वेटिंग टाइम है। इस हवाले से अगर आप देखते हैं तो इसमें आईबीएम ने रेगुलरली जो है आप ये कह सकते हैं रेगुलरली कंपेयर्स पार्ट काउंट्स बिल्स ऑफ मटेरियल।
स्टैंडर्ड वर्सेस कस्टम पार्ट यूज़। तो हुआ ये कि IBM ने इसके ऊपर जो है वो काम किया है, और इन्होंने पर्टिकुलरली अपने कंपेटिटर एप्सॉन को पहले देखा कि वो प्रिंटर बनाने में इनसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिस ज़माने में बेहतर थे, वो काफ़ी आगे था। लेटर ऑन इन्होंने इसके ऊपर जब काम किया तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि कट बैक किया उसकी डिमांड को, और अपने प्रिंटर्स को बेटर वे में लॉन्च किया, और काफ़ी हद तक इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया इस चीज़ के अंदर। तो ये IBM का एक्सपीरियंस है जो आपके सामने हमने रखा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके साथ 6 कोर मेथड ऑफ लीन प्रोडक्शन। देखिए, जो 6 कोर मेथड है ऑफ लीन प्रोडक्शन, इसके अंदर हमने जो है आपके साथ पर्टिकुलरली जो बात की है अभी तक, हमने जो है एक तो जस्ट इन टाइम है, ये हम पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद क्याजीन का जो केस है ये भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और 5S भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कोर मेथड्स हैं इसके जो हमने अभी डिस्कस किए इसके अंदर। और इसके बाद जो है आपका आ जाता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, TPM, engage all level of functions of organization in maintenance, workers are trained to take care of equipment, के वर्कर जो है वो इक्विपमेंट की टेक केयर करें, और इसको ऑल एस्पेक्ट से फंक्शनल रखें, ताकि किसी भी तरह से जो है वो इसकी फेलियर की वजह से हमारा लॉस ना हो, यानी हमारा नुकसान जो है वो किसी भी तरह इसकी फेलियर की वजह से ना हो सके। तो हम इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, एक ऐसा तरीका जिसमें हम प्रोडक्शन भी करते रहें और साथ ही साथ जो है वो मेंटेनेंस भी इसकी होती रहे। तो यहाँ पे आके हम जो अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का चैप्टर है इसको हम सम अप कर देते हैं। इसकी स्लाइड सारी अपलोड हो चुकी हैं, और इसका सारे का सारा काम जो है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने आपके साथ बात की जिस चीज़ के ऊपर, पहले मैं जवाब दे दूं बच्चों को, कि TPM कह रहे हैं टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जिसका मतलब ये है कि हम जब काम करते हैं प्लांट पे तो प्लांट की मेंटेनेंस इतनी अच्छी करेंगे कि किसी भी वक्त इसके रुकने की वजह से, इसके स्टॉप हो जाने की वजह से हमारा काम या मटेरियल वेस्ट ना हो। तो जब ये मुसलसल चलता रहेगा तो कौन कौन सा वेस्ट बचेगा, टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, काम जारी रहेगा, मटेरियल भी ज़ाया नहीं होगा, ठीक है, और प्लानिंग टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अप टू दी मार्क रहेंगे। लेकिन एक दफ़ा अगर इसके अंदर नुकसान हो जाता है तो फिर लेटर ऑन नेचुरली इसका जो नुकसान है वो आपको बेयर करता है मल्टीपल टाइम्स के ऊपर, मल्टीपल साइट्स के ऊपर, आप उसका जो है नुकसान बेयर करना पड़ता है। तो ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर। जी, मैं आपका सवाल सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे आके हम क्वालिटी मैनेजमेंट का जो चैप्टर है इसको जो है वो वाइंड अप कर देते हैं, लेकिन फिर एक सवाल का जवाब देते पर लिख चलें कि देखिए, डिमांड पुल आप अच्छी तरह समझते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी। डिमांड पुल का मतलब है जितना कस्टमर कहे हम उतनी प्रोडक्शन करेंगे, और कास्ट पुश का या सॉरी सप्लाई पुश का मतलब ये है कि हम सप्लाई बनाकर रख लेंगे, जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी हम बेचते जाएंगे। तो हम पहले से चीज़ों को तैयार करके रख लेंगे, और जैसे जैसे डिमांड निकलती रहेगी हम चीज़ों को बेचते रहेंगे। तो ये हमारा जो है इसके अंदर हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, इश्यूज के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आपकी इजाज़त से मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। सबसे पहले तो कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अभी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं।
कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जैसे ही मैंने कहा कंप्लीट का नाम ही लिया तो उन्होंने एग्जिट मार दिया। तो बहरहाल एनीवे अभी आप एग्जिट ना कीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है और फिर मैं नेक्स्ट प्लान आपके साथ शेयर करके अगले चैप्टर पे बात करनी है कि अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, किस तरह हम चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ फाइनल करनी है। मैं ज़रा थोड़ी सी स्लाइड्स आपके सामने कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कल कुछ बच्चे मेरे से बात कर रहे थे रिगार्डिंग जो कि है आपने बात की थी कि कौन सी बुक और किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे जो है अभी तक काम हुआ उसकी थोड़ी सी प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपके सामने से स्लाइड्स हटा रहा हूँ। देखिए स्क्रीन आपके सामने है। इस स्क्रीन में से मैं आपके साथ जो है वो कोर्स आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूँ कि हम काम कैसे कर रहे हैं और हाउ वी कैन डू इट, हम इसको बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन मैंने रखी है। इसको अगर आप देखते हैं तो पहले हमने जो स्टार्ट किया है काम अपना वो यहाँ से किया है, जहाँ मैं इस वक्त कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ। डेफिनेशन या ऑपरेशन मैनेजमेंट से हमने काम का आगाज़ किया, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे बात की, जॉब मेथड किए, बैच मेथड किया, फ्लो मेथड किया, प्लांट मेंटेनेंस पे बात हुई आपके साथ। इसी तरह आप देखें तो आपके साथ जो है मटेरियल रिक्वायरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग पे बात हुई, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे बात हुई, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे बात हुई, प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंसी पे बात हुई, मेथड ऑफ मैनेजिंग ऑपरेशनल कैपेसिटी ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम क्वालिटी में आ गए। क्वालिटी के अंदर हमने जो है डिस्कस किया है स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी अप्रोचेस पे बात की है, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी यूजिंग मैनेजिंग क्वालिटी यूजिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेसेस और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे बात की। आज लीन प्रोडक्शन पे बात हुई है, ठीक है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे बात हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर हमने काफ़ी तफसील से बात कर ली है। अब जो आगे हमारी बात होनी है नेक्स्ट, जिन चीज़ों को हमें ज़ेर बहस लाना है, उसके अंदर हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और बात करनी चाहिए है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम जो बात करेंगे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, और इसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात है, एचआर प्लानिंग की बात है, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस अरेंजमेंट है, और जर्नलाइज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, और एम्प्लॉय मोटिवेशन है, और एम्प्लॉय मोटिवेशंस के फैक्टर्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ज़ेर बहस आएंगी अपने नेक्स्ट फ्यू सेशंस के अंदर। तो अगले चंद सेशंस के अंदर हम ये जो 7th टॉपिक है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसे ज़ेर बहस लाएंगे। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट काम है। इससे पहले हम क्या काम करके आए, इससे पहले जो काम हमने किया है, हमने एक तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट पर बात की है,
और क्वालिटी मैनेजमेंट, 2 हिस्से हमने कवर किए हैं, 2 चैप्टर कवर किए हैं। अब जो हम कवर करने जा रहे हैं इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम इंशाल्लाह मार्केटिंग की तरफ, ठीक है जी। और फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर इंटरप्राइज मैनेजमेंट कंट्रोल्स वगैरह के ऊपर। तो जिस तरतीब से आपकी कोर्स आउटलाइन है मैं उसी तरतीब से आपके साथ डील कर रहा हूँ, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हम कर रहे, एग्जैक्टली वैसे ही हम इसको डील कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर कोई दूसरी प्रोफेशनल बॉडी की बुक सूट नहीं करती, इससे मैं नहीं समझता कि आप कोई दूसरी बुक इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा उठा सकेंगे। लिहाजा एनीवे मैं इसको सम अप करते वक्त आपसे ये बताता चलूँ कि अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम अगला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर अब हम इससे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट को कवर करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और इसके बाद नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो करेंगे हम सॉरी क्वालिटी मैनेजमेंट। ये 2 एरियाज हमने कवर कर। अब अगला जो एरिया है वो हमारा है इंशाल्लाह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से अगर आप कोई किताब पूछना चाहें, जैसे देखिए अगर क्वालिटी मैनेजमेंट पे आप कहते हैं कि कोई बुक रिकमेंड कर दें तो बेस्ट फील्ड की बुक अच्छी है अगर आप पढ़ना चाहें इसके अंदर। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसके अंदर आप जो है वो स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है इसके लिए, ठीक है। मार्केटिंग का जो एरिया इसके अंदर शामिल है उसके अंदर आप जो है बुक यूज़ कर सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर। इसके लिए फिलिप कॉटलर की बुक अच्छी है, इसके लिए स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक अच्छी है, तो ये बुक्स जो हैं आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसके लिए। और अगर जो स्टूडेंट शॉर्टकट चाहते हैं उनके लिए 2 सोर्सेज हैं, एक तो स्लाइड नोट्स मेरे जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी स्लाइड्स में अपलोड कर रहा हूँ, और इससे भी शॉर्ट फॉर्म में जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मैं आपको हर चैप्टर के शॉर्ट फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्मेट में नोट्स, ये जो मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले क्या आपको मेरी प्लानिंग और सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि आगे मैं करने क्या जा रहा हूँ? क्लियर है आप सब बच्चों को? जी शाबाश। तो हादिया कह रही है यस सर। तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करूँगा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करूँगा, कल मैं क्लास नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक क्लास टुमारो, आई विल नॉट टेक माई क्लास, कल मैं क्लास नहीं लूँगा। तो टुमारो कल मैं क्लास नहीं लूँगा, कल मैं ऑफ करूँगा, ठीक है। मुझे कोई ज़रूरी काम है वहाँ जाना पड़ेगा तो इसलिए मैं कल क्लास नहीं ले सकूँगा, ठीक है। और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो मंडे वाले दिन लूँगा, और मंडे वाले दिन जो है आई विल टॉक ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आपका अगला सेक्शन है। तो इंशाल्लाह ये अब जो है नेक्स्ट हमारा प्लान है। और अगला टॉपिक मैं चाहता तो शुरू कर देता, टाइम तो है कोई मेरे पास 15-20 मिनट तो थे, लेकिन बट बात वही आ जाती है कि अगर मैं अभी शुरू करूँगा तो इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको नए सेशन में नए टॉपिक के साथ नए ग्रिड, जो नया ग्रिड है वहाँ शुरू करूँगा कोर्स को। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। तब तक आप ये 2 जो ग्रेड्स हैं इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, अच्छी तरह ब्रशअप कर लीजिए, और इसके अंदर कोई मसला हो तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। तो यहाँ तक आप काम जो है लाजमी कंप्लीट कर लीजिए मंडे तक।
अगर आप साथ साथ काम करते रहेंगे तो फिर फ़ायदा ही होगा कि एंड पे जाके काम बल्क में इकट्ठा नहीं होता। और प्रोफेशनल कोई भी स्टडीज़ हो ना, उसके अंदर अगर आप काम हफ्ते में 2 दिन करते हैं और वो ज़्यादा करते हैं और 3 दिन नहीं करते तो आप सक्सेस आपको नहीं मिलती। लेकिन अगर आप रेगुलर काम करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो फिर आपको चाहे आप काम निस्बतन कम आवर्स के लिए भी करें तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका रेगुलर जो काम करना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो एनीवे, सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर जॉइनिंग। मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, और अगर आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए प्लीज़। हादिया कह रही कि सर हमने F1 सिर्फ आपके नोट से ही पास कर लिया था। इंशाल्लाह मैं बड़ा इंश्योर दूँ कि इसमें भी आप मेरे नोट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको पास कर लेंगे। बस थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, ट्रस्ट भी होना चाहिए थोड़ा सा, और अल्लाह का करम शामिल हाल रहे, तो इंशाल्लाह हम इसको भी कामयाबी से इंशाल्लाह पास कर लेंगे। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और मेरी कोशिश तो ये है कि मैं आपको जो है वो, तो मेरी कोशिश तो ये है कि मैं आपको जो है वो बेस्ट से बेस्ट लेकर चलूँ, और जितने भी कोर्सेज मैं पास करा सकता हूँ मैं आपके साथ चलूँ इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह बात जो है आपके साथ होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।